Hello, Good morning, sir. good afternoon. All of you hear me? Yes, sir. Okay. Then I think यहाँ पे जो भी हैं वो कल 9 मॉड्यूल 9 की क्लास की हैं. हाँ सर. ओके ओके. देन फिर इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. ऐसा आपको पता होगा कि मॉड्यूल जो 6 है ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका. हम अगर नाइने बुक्स को लेके पढ़ाते हैं, कुछ चैप्टर्स आपके नाइने बुक में मिल जाती हैं, तो काफ़ी बुक्स हैं जो कि हम प्रेफर कर सकते हैं. जैसे कि 15A है, कुछ वहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे. 15 का एक ऑफ सेकेंड पार्ट है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको. बट यासा इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो आई प्रेफर यासा एंड आई विल टीच यू विद यासा बुक. ऑल ऑफ यू हैव यासा PDF. क्या बोल रहे हैं आप? यासा से नहीं आते हैं. सर हम लोग के कॉलेज में जो बुक भी है इयासा का, या हाँ, बोलिए. उससे उससे रेफरेंस नहीं ले सकते हम लोग. हम लोग के बुक का आंसर अलग आता है और इजी से जो क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर अलग देती है. हाँ, अलग आते हैं, लेकिन देखिए यासा के रेफरेंस का क्या है ना, आप 9A प्रेफर करते हैं. 9A बुक प्रेफर करते हैं आप लोग. हाँ. तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9A बुक है ना वो यासा से ही तो ली गई है सारी चीज़ें. आपको यासा में और फा की जो बुक है 9A है एंड 15A, और 15A का पार्ट जो सेकेंड बुक है, ये सारी बुक्स आप लोग को पता होना चाहिए कि ये यासा से ही ली गई हैं. और या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनसे कॉपी यासा ने करी है या फिर फाव ने इन बुक से कॉपी करी है. यासा से फा ने कॉपी करी है. आप लोग मैच करा के आप देखेंगे तो सारे सिलेबस आपको मैच कर जाते हैं. जो भी चैप्टर्स 9A में है वो यासा में मिल जाएंगे. हाँ, कभी कभी हाँ सर मेरा आप. बुक्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ग्रुप पर. अच्छा, लगता है आप लोग को कोई और बुक्स लगी है. तो आप लोग के पास 9A बुक है, 9A की PDF होगी आप लोग के पास. नहीं सर. 9A की PDF नहीं होगी. ओके. मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा ग्रुप में PDF. ओके. थैंक यू सर. मैं आप लोग को 9A की PDF शेयर कर दूंगा. आपको मैं मॉडल की, जैसे कि मॉडल की मैं आपको फर्स्ट जो हमारा सब मॉडल होता है वो फेरस एंड नॉन फेरस है. मटेरियल मॉडल 6, एयरक्राफ्ट मटेरियल फेरस और एयरक्राफ्ट मटेरियल नॉन फेरस, ये आपका फर्स्ट मॉडल एंड सब मॉड्यूल है. तो आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे? आप कौन सी बुक से स्टडी करते हैं? यासा को प्रेफर करना चाहेंगे? यासा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेफरेंस ना करिए यासा की, ठीक, वो बात मैं आपको समझ रहा हूँ. आप रेफरेंस ना करिए यासा की, लेकिन आप स्टडी तो कर सकते हैं यासा से. हाँ, क्योंकि यासा में क्या है ना कि जो आपका लेवल है ना, क्या बोलते हैं, जो मॉड्यूल की लेवल है ना उसमें बहुत अच्छे से बताता है और सारे चैप्टर्स कैटेगराइज करा गया है यासा में. हाँ, या सो आई विल स्टार्ट विद यासा. यस सर. यस सर. Okay, okay. I will share here as a book, and I will start from first chapter, a ferrous and non-ferrous. Broad syllabus it is. एंड आपको पता होगा कि टिटर्सन भी हमें प्रेफर करना होता है. टिटर्सन का फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड कोरोजन के चैप्टर्स जो होती है वो हमें प्रेफर करना होता है.
सारी बुक्स नहीं पढ़ना होता है टिटरसन की, आप सबको पता है? नहीं पता है? आप लोग को पास टिटरसन की बुक होगी ना, छोटी सी एयरक्राफ्ट मटेरियल की? नहीं है आप लोग के पास टिटरसन की बुक नहीं है? हाँ तो जानते हैं, यहाँ बात प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि सारे इंस्टीट्यूट ना अपने अपने तरीके से बुक्स लगवाते हैं, क्योंकि डीजीसीए ने एक दो बुक प्रेफर करा ही नहीं है, उन्होंने तो बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर दी है कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए। लेकिन टिटरसन सबको ही फॉलो करता है, मैक्सिमम लोग टिटरसन फॉलो करते हैं। उनमें आपको जो मटेरियल साइंस है ना, फेरस एंड नॉन फेरस, स्टील, इन सब के लिए टिटरसन बेस्ट बुक होती है और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी मॉडल एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टिटरसन से आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आपको टिटरसन का आपको पढ़ना होता है। एंड उसमें क्या आपको पढ़ना होता है, उसमें एक और है कोरोजन उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो टिटरसन से कोरोजन भी पढ़ना होता है, जो कि काफ़ी अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ पे इयासा बुक ओके मैं यहाँ पे इयासा बुक शेयर कर रहा हूँ, इयासा मॉड्यूल 6 वेयर इट इज़। ओके मैं 9 भी आपको शेयर कर दूँगा PDF में, मैं आपको ग्रुप में ना सारी बुक्स रेफ़र कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं फर्स्ट इयासा आपको दिखाता हूँ, एमई बुक्स, वेराइटीज़ कहाँ पर है, थोड़ा वेट करिए कि बुक मिल नहीं रही है मेरी वीडियोस में। मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं तो मैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एग्जैक्ट। ये तो मॉड्यूल 7 है, ओपन हो गया। वेयर इट इज़ 7 वेट, ओके मिल गया बुक, आप लोग देख सकते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी सर। ओके तो हम फर्स्ट आपको सिलेबस यहाँ पे दिखा देते हैं। ये B1 एंड B2 दोनों के लिए बुक्स अच्छी होती हैं, आप इसे स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। आप कोई भी बुक्स पढ़ें क्वेश्चंस को, लेकिन इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं स्टडी के लिए। ये मॉड्यूल वाइज होता है, सब मॉड्यूल वाइज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो एयरक्राफ्ट मटेरियल फेरस है, फिर सेकेंड हमारा एयरक्राफ्ट मटेरियल नॉन फेरस है। तो फर्स्ट हम एयरक्राफ्ट मटेरियल फेरस के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो B1 को पढ़ना है वो 2 लेवल की पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़। जो टेस्टिंग है वो B1 एंड B2 दोनों कैटेगरी को लेवल 1 का पढ़ना है, मतलब नॉट वेरी
डीपी थिंग्स ओनली सम एग्जाम्पल्स, मतलब आप उसे सिंपल से एग्जाम्पल में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, बस उतना ही स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना, जैसे कि टेंसाइल फटिग स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इनके लिए मैं आपको एक PDF दूंगा स्ट्रेंथ की, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हम लोग को प्रोवाइड किया है, वो काफ़ी अच्छी है ये टेस्टिंग के लिए। इस बुक में टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। किसी बुक में आपको, कोई भी ऐसी बुक नहीं है ना जहाँ पे आपको सारा सिलेबस एक ही जगह मिल जाता है, आपको काफ़ी बुक्स प्रेफर करने पड़ते हैं। और MA स्टूडेंट जो हैं उनको सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, आपको भी फेस करने को मिलता होगा, होता है ऐसा? ओके ओके। देखिए फर्स्ट जो है ना एयरक्राफ्ट मेटल, यहाँ पे टॉपिक है एयरक्राफ्ट मेटल। मेटल में आपको पता होगा मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनर होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करते हैं, उनके आउटर शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो प्रॉपर्टी है इनके वजह से इनमें काफ़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि हम कहते हैं कि कन्वेंशन वो करता है, कन्वेंशन होता है, हीट कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, डक्टिलिटी है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पहले मेटल्स की। तो फर्स्ट में है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट अब्रेशन, मतलब हम हार्डनेस को सिंपल सा ये कहते हैं कि कोई मेटल अगर हम उसे कट करते हैं, उसे बेंड करते हैं, तो वो जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करेगा ना, कि वो आसानी से तो कट नहीं जाएगा, बेंड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो उसी को हम हार्डनेस कहते हैं। सिंपल से हम फास्ट इसको हम करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है कि ये है क्या हार्डनेस। एंड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ सेम एज अ हार्डनेस। यहाँ पे क्या होता है, जो एबिलिटी है मटेरियल की, कौन सी एबिलिटी, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्म ना हो, वो चेंज ना हो अपने चीज़ को, वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, मतलब कि अगर आप उसे बेंड करना चाहें तो वो टूटे ना, वो एबिलिटी होती है स्ट्रेंथ की। एक तरह से वो लोड सह सके। अब लोड या फिर स्ट्रेस जो है उसके स्ट्रेंथ में कोई अफेक्ट ना डाले, वो एक तरह से कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे हम कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो उसकी जो सहन होती है, एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की, कि जो इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ हो या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, तो उसे जो सह रहा है वो उसे हम यहाँ पे स्ट्रेंथ कहते हैं इसकी। तो ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं इन स्ट्रेंथ में। डेंसिटी आप समझते हैं कि 1 वॉल्यूम में कितना उसकी वेट हो, वही डेंसिटी होती है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो गोल्ड होता है वो ज़्यादा मैलिएबल होता है, क्योंकि उसको हम बहुत पतले शीट में बदल सकते हैं गोल्ड को। हाँ, इसीलिए गोल्ड सबसे महंगा मिलता है, क्योंकि गोल्ड को ना आप बहुत पतले शीट में चेंज कर सकते हैं। इसके वजह से गोल्ड से नेकलेस वगैरह या फिर ईयरिंग, नोज रिंग, ये सारी चीज़ें बनती हैं, और इसलिए ये महंगा है। और महंगे होने का बस एक यही रीज़न है नहीं है, एक और रीज़न है इसका महंगा होने का। महंगे होने का एक और रीज़न है इसका, क्या, सबसे इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ है ना वो सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड का। इसीलिए गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि उससे आप जो भी आभूषण या फिर जो भी मटेरियल आप बनाते हैं पहनने के लिए, सजावट के लिए, जो भी चीज़ें आप उसे बना रहे हैं वो जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। इन्वायरमेंट के साथ या वाटर के साथ उस पर कोरोजन आना ही नहीं है। तो जब कोरोजन आना नहीं है तो इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है गोल्ड, और वो अच्छा लगता है दिखने में थोड़ा सा, और उसका चमक भी है, बस इसलिए गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। बस यही है कि हाँ, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक तरह से जो उसकी चमक है ना वो अच्छी है, इसकी वजह से गोल्ड महंगा मिलता है। और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसे कम से कम तार में खींचा जा सकता है, पतली सी पतली तारें बनाई जा सकती हैं। हु इज़ यार,
ओके, हेलो, गिव योर रिस्पॉन्स प्लीज़। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे ना तो अच्छा लगता है, वरना अच्छा नहीं लगता है फिर बनाने में। ओके ओके, तो हमने आपको बताया ना कि गोल्ड क्या होता है कि वहाँ उसकी दो ही प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कि उसे हम पतली से पतली शीट में चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, टूटता नहीं है वो। आपको पता होगा कि उसे हम कितनी भी पतली तार में खींच दे फिर भी वो ब्रेक नहीं होगा। पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है गोल्ड से, इसलिए वो महंगा है। और उससे कम महंगा वाला चांदी है, सिल्वर है। तो सिल्वर क्या होता है, आपको पता होगा कि सिल्वर वाटर के साथ अगर ज़्यादा उसका कांटेक्ट होगा तो सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। घर में जब गर्ल्स या फिर औरतें या फिर जो भी हैं घर में, वो लोग जब भी चांदी के छागल पहनते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, उसका जो उसका चमक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और क्या होता है, वो ब्लैक ब्लैक होने लगता है। तो वो सिल्वर क्योंकि पानी के साथ थोड़ी जल्दी कोरोजन में आ जाता है, उस पर ज़्यादा रेजिस्ट नहीं है जितना गोल्ड है, इसलिए गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है, सिल्वर गोल्ड से थोड़ा सा कम महंगा होता है। यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैलिएबल की। कॉपर भी मैलिएबल है, इसलिए कॉपर को हम तार बनाते हैं, उसे खींचा जा सकता है, पतली से पतली तार के रूप में उसे चेंज कर सकते हैं। एल्युमिनियम भी है, इसलिए एल्युमिनियम की वायर बनती हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं। ब्रेक करने का मतलब यह है कि उसे चाहे आप कितनी भी पतली वायर खींच लेना लेकिन वो ब्रेक नहीं होता वायर। ये नहीं कि आपने वायर खींचा और वो तुरंत टूट गया, ऐसा नहीं होता है। उससे पतली से पतली तार में खींचा जा सकता है। वही आयरन है, अगर आयरन को आप उतनी पतला करेंगे ना तो वो बन ही नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा तुरंत। तो इसलिए आयरन के पास ये मैलिएबिलिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आयरन के पास नहीं है। इस तरह से डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी भी वही बताता है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हम मेटल जो है उसको हम वायर में चेंज करते हैं, यहाँ पे यही बताता है। ये डक्टिलिटी उसको दिखाता है कि हम उसे वायर में चेंज कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी बस ये बताता है कि हम उसे रोल करके, प्रेस करके, दबा करके हम एक सीट बना सकते हैं, उसे कोई मेटल सरफेस की कोई सीट बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक सिल्वर की सीट आती है और छोटे छोटे जो लड्डू आते हैं उन पे सिल्वर की एक परत आती है। आप लोग को आपने देखा है? हाँ, वो सिल्वर की सीट क्यों होती है? हाँ हाँ, एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, यही चीज़ है, इसके वजह से उससे लगाया जाता है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। एंड इलास्टिसिटी, आपको पता होगा इलास्टिसिटी क्या होता है कि हम मेटल की वो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसे बेंड करें, ना तो फिर वो अगेन वो अपना फर्स्ट स्टेज में आ जाए। जैसे रबड़ इलास्टिक होता है, ये इलास्टिसिटी है। वो एक तरह से रिजिडिटी इसमें कम होती है इलास्टिसिटी में। और ये होता है मेटल का वो प्रॉपर्टी कि वो रिटर्न हो जाएगा अपने ओरिजिनल शेप में जब हम जो डिफॉर्मेशन, जो फोर्स है जो हमने लगाया था उसे, वो फोर्स हम हटाएं। जैसे क्या होता है ना कि रबड़ है ना, रबड़ को आप खींच के छोड़ोगे तो फिर अपने स्टेज में आ जाएगा, तो इलास्टिक है, सब कोई कहता है। लेकिन अगर उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया आपने तो फिर वो थोड़ा खींच जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। देखिए, जब उसके इलास्टिक लिमिट को आप पार कर जाएंगे ना तो वो फिर अगेन अपने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये हुक का नियम है कि इलास्टिसिटी की सीमा क्या होती है। हुक का नियम है कि आप इलास्टिक लिमिट बस एक होती है, वहाँ से आप ज़्यादा खींच दिए ना तो फिर वो अपने फर्स्ट स्टेज में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा वो बेंड ही रहेगा या फिर थोड़ा सा वो फैला रहेगा, उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाएगी। तो ये इलास्टिसिटी का सीमा है। टफनेस will withstand tearing or shearing and may be stressed or otherwise deformation without breaking। ये भी टीयरिंग मतलब फाड़ना। शेयर आप समझते हैं, शेयर लोड क्या होती है? शेयरिंग को सहन करना, मतलब मेटल का वह गुण जो फटता तो है नहीं मेटल, ऐसा कि नहीं वो फट जाएगा, वो ब्रेक होता है ना। और शेयरिंग का क्या होता है? शेयरिंग कौन सा फोर्स होता है, मैं शेयरिंग को बताता हूँ। जो टीयरिंग या शेयरिंग है, शेयरिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जो रिबिट लगता है ना कहीं भी, जो दो मेटल सरफेस को अगर फिट करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो एक दूसरे के ऊपर कई तरीके होते हैं फिट करने के, वो रिबिट में हम आपको बताएंगे। तो स्टेप बट भी होते हैं, फ्लैंज्ड भी होते हैं, काफ़ी हैं, 3-4 तरीके हैं जिस तरह से हम मेटल सरफेस को फिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सिंपल सा होता है एक सिंगल बट,
सिंगल बट में क्या होता है कि हम एक मेटल सरफेस को एक के ऊपर रख करके रिबिट लगाते हैं और एक्स्ट्रा एक सपोर्ट लगा करके रिबिट लगाते हैं। यहाँ पर रिबिट लगाने का क्या होता है ना कि अगर हम रिबिट लगा रहे हैं तो क्या होता है कि जो दोनों मेटल सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट होती हैं। होता है? हेलो, आप समझ रहे हैं इस बात को किस तरह से मैं कह रहा हूँ? जैसे आप अपना एक हाथ के ऊपर रखिए, पंजे, और हाँ, और वहाँ जब रिबिटिंग करा जाता है तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मोमेंटर हो रहे हैं, मतलब इनमें मोशन है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है ना, तो ये रिबिट को ब्रेक कर सकता है ना, क्योंकि ये दोनों मोमेंट क्या है, अपोजिट हैं। तो इन्हीं दोनों जो ये मोमेंट जो अपोजिट हो रहे हैं, इसी को हम शियरिंग लोड कहते हैं। कि तो इसीलिए रिबिट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, वो मैक्सिमम शियरिंग लोड होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेंशन नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि रिबिट हमें कैसा होना चाहिए, रिबिट की प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए या फिर शियरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, शियरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, कि उसे टेंशन नहीं सहन करना है। ओके, या इट्स ओके, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ब्रिटलनेस, क्या आपने बोला? इस एक्सपेट से रुकिए, हम आपको बताते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अगर इनके हम डेफिनेशंस में जाए ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हार्डनेस में ये कहता है कि अगर इसमें हम कटिंग एक्शन करते हैं या फिर पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेशन आप समझते हैं? पेनिट्रेशन का क्या होता है कि हम किसी भी स्फेरिकल बॉल से या फिर किसी भी एक पॉइंटर से हम क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस पे फोर्स कर रहे हैं या फिर उसे हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो पेनिट्रेशन होता है। तो वो जो रेजिस्ट करता है ना कटिंग एक्शन को या फिर पेनिट्रेशन को, वो हार्डनेस होता है, सिंपल सा। और स्ट्रेंथ क्या कहता है कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हार्डनेस और स्ट्रेंथ में। जो हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है, समझ ले एक तरह से वही प्रॉपर्टीज को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे बस इसने कहा है कि जो मेटल को रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन, कि मेटल बेंड ना हो पाए, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो, तो वो हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जो कि एबिलिटी है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना टूटे उन सारी डिफॉर्मेशन या फिर जो रेजिस्ट है, आप जो भी उसे फोर्स लगा रहे हो उसे वो रेजिस्ट करे, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है। जैसे हमने बताया स्ट्रेंथ में दो लोड होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो इनको वो रेजिस्ट करता है। अगर इन प्रॉपर्टी को अगर मटेरियल रेजिस्ट करता है तो उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, बिना टूटे। ये नहीं कि वो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है लेकिन टूट गया, तो फिर स्ट्रेंथ किस चीज़ के लिए है, वही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ का बस यहाँ पे दो ही मतलब है, लोड या स्ट्रेस को अगर सहन करता है वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। और हार्डनेस क्या होती है, कटिंग ना हो या फिर पेनिट्रेट ना हो, उसमें होल ना हो मेटल सरफेस में। अगर किसी हैमर से हम वार करते हैं तो वो एक तरह से उसका हार्डनेस है, कि कितना टफ है, ये हार्ड है। और टफनेस में हमने बताया छोटे छोटे पॉइंट है जो अंतर यहाँ पे बताती है, वो से आप क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि अभी हार्डनेस है तो फिर टफनेस क्या है। टफनेस में हमने आपको बताया कि टफनेस तब हम कहते हैं जब ये क्या होता है, बिना टूटे शियरिंग लोड को सहन करता है। विदस्टैंड मतलब सहन करना, फील करता है, तो वो टफनेस होती है मटेरियल की। समझ में आया? ओके। अभी हमने बताया ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, आपको पता होगा ना कि जो कल घर में जो नल आते हैं, पहले हैंडपम्प जो आते थे, उनको देखा होगा ना, वो टूटते हैं तो कई टुकड़ों में बिखर जाते हैं। आपको पता होगा कि सब कहते हैं लोग, आप लोगों को सिंपल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा बुन्ना, कहते हैं लोग अरे ये बुन्ना का बना है, इस पे ज़्यादा लोड ना दो नहीं तो ये टूट जाएगा।
आप लोगों ने सुना है ये हाँ, तो वो क्या होता है ना कि वो तुरंत ब्रिटल मतलब होता है ना कि कोई भी अगर फोर्स लगे उस पर ना तो वो तुरंत टूट जाए, कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाए। जैसे कि कांच है, अगर विंडो लगी है ना, अगर कोई भी एक्स्ट्रा उसे सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो जैसे पहले की गाड़ियों की कांच क्या आती थी, पहले एक ईंटा फेंक दीजिए तो क्या होते थे, कई टुकड़ों में बिखर जाएंगे। अभी भी घर के विंडो की कांच ऐसे ही होती हैं। तो उसके पास हार्डनेस तो है, लेकिन हार्डनेस की प्रॉपर्टी बहुत कम है, तो इसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। कि थोड़ा सा अगर लोड पड़ा ना इस पे तो ये सैटर कर जाएगा। सैटर मतलब बिखर जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाता है, तो इसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ब्रिटलनेस की आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हाँ, फोर्स या फिर लोड से वो छोटे छोटे फॉर्म में जो मेटल है वो बिखर जाए, वो ब्रिटलनेस है। जैसे घर पे जो नल आते हैं वो ब्रिटल ही होते हैं, एक तरह से ब्रिटल होते हैं। इसकी वजह से वो टूटेंगे ना, तो कई वो ज़्यादा स्ट्रेंथ सह नहीं सकते हैं सब, ज़्यादा लोड सह नहीं सकते हैं सब, तो वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। जैसे आप लोग रेंच आता है, ये भी ब्रिटल ही होता है एक तरह से। इन सबको हम कहते हैं सैंड कास्टिंग से बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वो खुरदरा होता है, अंदर से होता है, सॉफ्ट सरफेस नहीं होती है। तो इसे हाँ, तो ये जो खुरदरा है ना, इसे ये कैसे होता है, क्योंकि जो बना होता है ना, वो जो ढांचा होता है ना, जो ढांचा होता है वो सैंड का होता है, मतलब बालू का ढांचा होता है। अब बालू के ढांचे में मेटल को मेल्टिंग मेटल, मतलब जो पिघला हुआ मेटल को हम लोग उस ढांचे में डालते हैं और उसमें डाल करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो बनता है तो फिर हम ढांचे को तोड़ देते हैं बाद में, जो बालू का ढांचा होता है, और हमारा जो शेप होता है वो शेप बन के वापस आ जाता है। और वो चूंकि वो ढांचा जो होता है वो बालू का होता है, इसलिए वो खुरदरा होता है, वो सॉफ्ट नहीं बनता है। तो इसे हम कहते हैं सैंड कास्टिंग। जब आता होगा नया नल का या फिर हैंडपम्प आता होगा घर पे, तो आप लोग टच करते होंगे तो जैसे लगता है इसमें से कुछ छूट रहा है, खुरदरा खुरदरा अंदर की तरफ अगर आप टच करेंगे उसको तो उसमें लगेगा कुछ छूट रहा है इसमें से, वो बालू होता है एक तरह से। हाँ, तो सैंड कास्टिंग कई तरीके से होती हैं। एक डाई कास्ट भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक मेटल कास्ट भी होता है, वो एल्युमिनियम के लिए होता है। 3 तरह के कास्टिंग होती है एल्युमिनियम की। अब ये कास्टिंग है क्या, एक तरह से शेप देना मेटल को, वही कास्टिंग है। मेटल को मेल्ट करके हम उनको शेप देना है, किसी भी चीज़ में ढांचे में भर करके उन्हें ठंडा कर देना है, ताकि वो उस फॉर्म में बन जाए, जिस शेप में हम चाहते थे। तो ये कास्टिंग कहलाता है। एक होता है फोर्जिंग। तो फोर्जिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे चाकू या फिर तलवार, आपके पास जो भी होगा, हंसिया या फिर कुदाल जो भी होगा, तो आप लोग अगर उसकी जो धार होती है, धार आप लोग समझते हैं? हाँ, तो अगर उसकी धार, उसकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है तो आप लोग उसे ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो लोहार होता है, लोहार होता है कि पता नहीं कौन, लोहार ही होता है ना, जो गर्म करता है उसको। हाँ, तो वो क्या करता है ना, पहले उसे गर्म करता है, और जब वो एकदम रेड हॉट हो जाती है तो वो क्या करता है, पीटता है उसको शेप देने के लिए, पीटता है उसको। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या हम कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्जिंग। क्या कहते हैं इसे? फॉर्ज करना। ये भी एक हार्डनेस इंक्रीज करने का तरीका है, फॉर्ज करना। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे करके। इसे भी हम लोग कहते हैं फॉर्जिंग। मेटल को पीट करके उसे हार्ड बनाना, पहले गर्म करना, फिर जब वो एकदम अपने रेड हॉट गर्म हो गया तो उसे हम पीटा जाता है, और पीटने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। और यही क्रिया जो होती है, जो ये वर्क डन हो रहा है, इसे हम लोग फॉर्जिंग कहते हैं। तो हमने आपको 2 चीज़ बताई। कास्टिंग में क्या होता है, शेप देने के लिए हम पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके किसी ढांचे में, ढांचे को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे मोल्ड, MOLD। उस मोल्ड में इम्प्योर करते हैं, इम्प्योर मतलब डाल देते हैं, या फिर प्योर करना, प्योर मतलब उड़े दिल देना, या फिर उस ढांचे में भरना, तो वो कास्टिंग होता है, शेप देना मोल्ड में डाल करके। और फोर्जिंग में क्या होता है, रेड हॉट गर्म करके उसे पीटना, उसे हम फोर्जिंग कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटलनेस आप लोग को समझ में आ गया था, हमने बताया ब्रिटलनेस।
हाँ, ओके। फ्यूजिबिलिटी क्या होती है? फ्यूजिबिलिटी वो मेटल का प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है जब हम उसे हीट करते हैं, वो प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग में क्या होता है कि जैसे ही आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि वो जो मेटल होता है जो कि फिलर हम कहते हैं, फिलर रॉड जैसे कांटेक्ट में लाते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट के, वो तुरंत पिघल जाता है, पिघलता है। हाँ, तो ये जो एक्शन है ना, इसे हम फ्यूजिबिलिटी कहते हैं कि मेटल फ्यूज्ड हो गया, मतलब पिघल गया। इस एक्शन को हम फ्यूजिबिलिटी कहते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी को हम फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सोल्डरिंग आप लोग करते होंगे घर में, अगर छोटी मोटी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम आती होगी तो आप लोग कर लेते होंगे सोल्डरिंग। तो वो एक तरह से फ्यूजिबिलिटी है, वो जो मेटल का जो पिघलना है ना, वही फ्यूजिबिलिटी कहा जाता है कि थोड़े से ही टेम्परेचर में या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर में पिघल जाना, तो उसे हम फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। लिक्विड फॉर्म पकड़ लेना, फ्यूजिबिलिटी होता है। कंडक्टिविटी आप समझते हैं, मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी दो तरह से होती है। एक तो आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और एक हीट कंडक्टिविटी है। ये दोनों कंडक्टिविटी होती किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपको पता है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कंडक्टिविटी जो हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है, ये आपको पता है? ओके, फिर इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यही है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उनमें कंडक्टिविटी अच्छी होगी, जिनके पास नहीं होंगे उनके पास कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। देखिए कॉपर है, कॉपर सबसे अच्छा है, सिल्वर है जो सबसे अच्छा चालक है, लेकिन कॉपर ज़्यादा यूज करा जाता है क्योंकि सिल्वर नहीं यूज करा जाता है वैसे ज़्यादा। एल्युमिनियम है यूज करा जाता है कंडक्टिविटी की, ये भी बहुत अच्छा कंडक्शन है आपके, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इनमें अच्छा होता है। सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम, इनको ज़्यादा यूज करा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन में आपको बताता हूँ। जैसे भी हम मेटल को गर्म करते हैं ना, तो कुछ क्या होते हैं ना, एक्सपैंड होते हैं। जैसे कि आप मेटल को गर्म करोगे ना तो वो एक्सपैंड होगा, इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर कूल करने पर, ठंडा करने पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे के बारे में पता होगा कि जहाँ ज्वाइंट होता है ना, वहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। आपको पता है ये बात? हाँ, वो ज्वाइंट इसलिए छोड़ा जाता है ना क्योंकि गर्मियों में ना क्या होता है, ये एक्सपैंड करेगा मेटल, तो इसके वजह से ज्वाइंट छोड़ा जाता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि वो बढ़ सकेगा। अगर मान लीजिए स्पेस हमने नहीं छोड़ा और दोनों एकदम कांटेक्ट में हैं, तो जैसे ही गर्मियों की हीट ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा और आगे तो जा नहीं सकता है, तो वो क्या होगा, बीच से टर्न हो जाएगा। तो अब हजार्ड बन गया ना, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है रेलवे की, इसलिए से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। तो ये एक्सपेंशन में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हीट की अफेक्ट है कि हीट जो है वो मेटल पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं यहाँ पे। फेरस एयरक्राफ्ट मेटल में हम क्या बात करते हैं? फेरस एयरक्राफ्ट में हम ये कहेंगे ना, फेरस मटेरियल में, फेरस मटेरियल हम उन्हें कहेंगे, फेरस में मीन्स आप समझते हैं आयरन, सिंपल। हेलो, हाँ, तो फेरस मेटल हम उन्हें कहेंगे ना, फेरस एयरक्राफ्ट मेटल, ये जो यहाँ पे टॉपिक है, वो हम उन्हें कहते हैं कि वो मेटल या फिर वो एलॉय, मेटल का एलॉय जिसमें फेरस का कंटेंट ज़्यादा हो, उन्हें हम फेरस एलॉय कहते हैं। समझ गए आप लोग? एलॉय आप लोग समझते हैं? एलॉय समझते हैं? हाँ बोलिए। एलॉय समझते हैं आप? एलॉय में क्या होता है कि दो मेटल को हम मिलाते हैं एक दूसरे में, उनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। ओके, पता है आपको ये बात? मिक्स करा जाता है दो मेटल को। हाँ, इम्प्योरिटीज़ एक तरह से कह सकते हैं, मेटल में इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करना, लेकिन वो इम्प्योरिटी नहीं होता है, हम दूसरे मेटल को मिक्स करते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए, जैसा हम प्रॉपर्टी चाहते हैं वैसा प्रॉपर्टी मिले हमें।
इसलिए हम दूसरे मेटल को मिलाते हैं। तो फेरस एलॉय उसे हम कहेंगे कि वो एलॉय जिनमें फेरस कंटेंट ज़्यादा हो, मीन्स आयरन की कंटेंट, आयरन की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फेरस एलॉय कहेंगे। ओके हाँ, अब देखिए आयरन एक टॉपिक आता है यहाँ पे, आयरन, इफ आयरन इज एडेड टू, इफ कार्बन इज एडेड टू आयरन। देखिए आपको पता है सिंपल सा स्टील कैसा बनता है। स्टील हम लोग आयरन में क्या करते हैं, आयरन जो हमारा आयरन है ना उसमें हम कार्बन की कंटेंट मिलाते हैं तो वो स्टील बनता है। आपको पता है ये बात? नो सर, हम आपको बताएंगे, ऐसा आप लोग शर्माइए नहीं कि अगर नहीं पता है तो नहीं, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं सबको, हम सारी चीज़ें बताएंगे, बस हम पूछते हैं कि देखिए आपको पता है ये बात कि नहीं पता है। तो जब हम आयरन में जब कार्बन की कंटेंट मिलाते हैं ना तो वो क्या बनता है, स्टील बनता है। अब तीन तरह से स्टील बन सकता है, एक तो हाई कार्बन स्टील हो सकता है, एक मीडियम कार्बन स्टील हो सकता है, एक लो कार्बन स्टील हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, अगर कार्बन की कंटेंट आयरन में कम हो तो वो क्या होगा, लो कार्बन स्टील होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाई कार्बन मीडियम कार्बन स्टील होगा, और उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन की कंटेंट हो आयरन में तो वो क्या होगा, हाई कार्बन स्टील होगा। बेस्ट, देखिए बेस्ट का नहीं, सबका अपना अलग अलग यूज है अलग अलग जगह पे। हाँ, सबका अपना अलग अलग यूज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टील, देखिए स्टील एंड स्टील वाला आ रहा है ना, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कितना कंटेंट कार्बन का रहेगा तो कौन सा एलॉय होगा, हाई कार्बन होगा, लो कार्बन होगा या मीडियम कार्बन होगा। अगर कोई इसमें बेस्ट है, अगर हम कहते हैं कि हाई कार्बन स्टील बहुत अच्छी है, तो अगर वो बेस्ट है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, उसमें कुछ हम कहते हैं इशू भी हैं, जो फैक्टर भी हैं, जहाँ पे हम उसे कहीं कई जगह नहीं यूज करेंगे, कई जगह हमें लो कार्बन एलॉय यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह अगर हाई कार्बन स्टील बहुत अच्छा है तो हर जगह एरोप्लेन में हाई कार्बन स्टील लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। सारे मेटल्स का अपना अपना यूज है जिन हमें पढ़ना है, वही प्रॉपर्टी इस हमें पढ़ना होता है इसमें। ओके, बेस मेटल वो मेटल होता है जिस 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 मेटल में हम कार्बन या फिर दूसरे मेटल को मिला रहे हैं, या फिर जो मेटल ज़्यादा कंटेंट में होता है वो बेस मेटल होता है। ओके, जैसे दो मेटल का एलॉय हो रहा है तो उस वो एलॉय में कौन सा मेटल सबसे अधिक मात्रा में है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेस मेटल। हाँ, अभी देखिए स्टील एंड स्टील एलॉय में आते हैं, हमने आपको सिंपल से बता दिया कि स्टील कैसे बनता है। अब हम देखिए स्टील और स्टील एलॉय, अब देखिए खूब काफ़ी सारे स्टील एलॉय हो सकते हैं, स्टील बन सकते हैं, और स्टील के एलॉय, अब देखिए जो स्टील बनाया, कार्बन आयरन को मिला के स्टील बनाया, उसके एलॉय भी है, मतलब कि अब कार्बन आयरन का जो स्टील बना है, अब स्टील में भी हम कुछ अलग अलग चीज़ें मिला करके हम अलग अलग स्टील बना रहे हैं। जैसे कि मॉलिब्डेनम मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया तो वो अलग हो जाएगा। जैसे क्रोम स्टील का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाइक्रोम स्टील का नाम सुना होगा, निकिल स्टील जिसे कहते हैं, निकिल मिला दिया तो निकिल स्टील हो जाता है। एक क्रोम रेजिस्टेंस स्टील होता है। इस तरह से काफ़ी स्टील है, तो हम अलग अलग चीज़ें मिला करके, कॉपर या फिर क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकिल, ये सारी चीज़ें मिला करके स्टील में हम स्टील के एलॉय प्राप्त करते हैं अलग अलग तरीके से स्टील। जैसे हमने सिंपल से आपको क्या बताया कि स्टील क्या होता है, स्टील बनेगा कार्बन में आयरन की कंटेंट से। इतना आपको समझ में आया? हाँ, अब स्टील बन गया। अब स्टील में दो कंटेंट है, वो भूल जाइए। अब स्टील के साथ हम अलग अलग मेटल मिला करके अलग अलग प्रॉपर्टी लेके आते हैं उसमें। जैसे क्रोमियम मिलाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी आएगी, निकिल मिलाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी आएगी, मॉलिब्डेनम मिलाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी आएगी स्टील में। तो इस तरह से अब स्टील के भी कई सारे एलॉय हो गए ना। हाँ, तो इसलिए अब हमें यहाँ पढ़ना है स्टील एंड स्टील एलॉय। अब ये जो एलॉय बनते हैं ना, इनको नेमिंग किया जाता है, मतलब नाम दिया जाता है कि ये कौन सा स्टील है। तो उसके लिए एक सिस्टम चला, जिसे हम कहते हैं SAE, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर नंबरिंग सिस्टम। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर नंबरिंग सिस्टम कहते हैं।
और एक अलग नाम भी है AISI, ये भी है, लेकिन हम SAE जो सिस्टम है ना, SAE सिस्टम, इसे ही हम ज़्यादा अब स्टडी करते हैं, ये वाला ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। AISI जो है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, इनका हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। हमें स्टडी जो करना होता है, जो सिस्टम पढ़ना होता है, नंबरिंग सिस्टम जो भी है स्टील एंड स्टील अलॉय का, वो सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स नंबरिंग सिस्टम ही हम लोग पढ़ते हैं, SAE सिस्टम। ओके हाँ, अभी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। देखिए SAE सिस्टम में ना 4 पार्ट होते हैं। अब 4 नंबर होते हैं, उन 4 नंबर को कौन कौन क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट अभी दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग नेक्स्ट पैरा में देखिए, यहाँ पे देखिए ये स्टील के एलॉय हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है SAE न्यूमेरिकल इंडेक्स। ये स्टील के एलॉय हैं कि स्टील में क्या क्या मिलाया गया है और ये एलॉय बने हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 या 5, देखिए 5, कुछ में 5 नंबर भी हैं, लेकिन मैक्सिमम हम मानते हैं कि 4 मेन नंबर होते हैं, 4 मुख्य होते हैं। अब 4 मुख्य में वो नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर क्या इंडिकेट करेगा, सेकेंड नंबर क्या बताएगा, थर्ड नंबर क्या बताएगा एंड फोर्थ नंबर क्या बताएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको देख रहा होगा 100XX दिख रहा है। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट लेटर है इसमें 1 है, फिर सेकेंड लेटर 0 है, थर्ड लेटर भी 0 है, 4X है और लास्ट वाला भी X है। ये XX क्या डिफाइन करता है, 00 क्या डिफाइन करेगा, 1 क्या डिफाइन करेगा, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखिए हम थोड़ा बैक आते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि कौन से हैं। आप लोग ये देखिए, पेन कहाँ गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम मार्क हमने किया, यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट टाइप ऑफ स्टील, लिख रहा है ना। हाँ, तो ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट टाइप ऑफ स्टील, मतलब कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है ना, वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ये कौन सा स्टील है, टाइप ऑफ स्टील बताएगा। देखिए उसके जस्ट नेक्स्ट में द सेकेंड डिजिट आल्सो जनरली बट नॉट ऑलवेज गिव्स द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ मेजर एलॉइंग एलिमेंट। देखिए सिंपल में आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो क्या बताते हैं कि ये कौन सा स्टील है, मतलब टाइप ऑफ स्टील, कार्बन स्टील है, निकेल स्टील है, क्रोम स्टील है, मोलिब्डेनम स्टील है, ये चीज़ है, मतलब टाइप्स ऑफ स्टील बताएगा। सेकेंड जो डिजिट होता है वो क्या बताता है कि ये जो टाइप ऑफ स्टील है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलॉय है, समझ रहे हैं। जैसे हमने बताया आपको निकिल स्टील है, हाँ, तो इस आपको पता चल गया निकिल स्टील, इसका टाइप ऑफ स्टील क्या है, निकिल स्टील। फर्स्ट लेटर उसका बताएगा, जो भी होगा उसका फर्स्ट लेटर निकिल में आई थिंक 2 होता है। आपको आगे सारी हम बताएंगे कि कौन से स्टील, टाइप ऑफ स्टील के लिए कौन सा लेटर डेजिग्नेट है, मतलब बताया गया है, उसे इंडिकेट क्या क्या है, उसका इंडिकेशन हम बताएंगे। तो जैसे कि निकिल स्टील है, तो निकिल स्टील क्या है हमने बता दिया, ये टाइप ऑफ स्टील हो गया। अब निकिल स्टील में जो सेकेंड लेटर बताएगा ना, वो क्या बताएगा कि जो निकिल है वो कितना % है उसमें। ओके, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हेलो, आ रहा है समझ में। हाँ, तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा वो बताएगा कि ये कौन सा स्टील है। सेकेंड जो डिजिट है वो बताएगा कि कितना % है उस निकिल का या फिर मोलिब्डेनम का, जो भी टाइप ऑफ स्टील है उसका कितना % है उसमें। और जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, लास्ट वाले, वो क्या बताएंगे कि इसमें कार्बन % कितना है। समझ में आया। फर्स्ट लेटर, हाँ, फर्स्ट डिजिट रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट है वो इंडिकेट करेगा टाइप ऑफ स्टील, सेकेंड डिजिट है वो इंडिकेट करेगा % ऑफ टाइप ऑफ स्टील या फिर % ऑफ मेजर एलॉइंग एलिमेंट, मतलब कि जो भी स्टील था, जिस प्रकार का स्टील था उसका कितना % है उसमें। एंड
थर्ड डिजिट, लास्ट जैसे हम कहते हैं लास्ट 2 डिजिट या फिर थर्ड डिजिट जो है वो इंडिकेट करता है कार्बन परसेंटेज। समझ गए आप लोग? हाँ, ओके, अच्छी बात है, आपको समझ में आई ये बात। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये काम आएगा आपको। मेटल स्टॉक के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो टॉपिक है मेटल स्टॉक, सेवरल फॉर्म, शेप इंक्लूडिंग शेप बार्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेटल शीट, अरे ये क्या हो गया, अफेक्ट कहाँ हो चला गया, ब्रिटलनेस, हाँ ये अच्छा यहाँ पे है। अच्छा, ये चेंज हो गया था क्या? जो टॉपिक है वो हम लोग आगे चल गए थे ना, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, हम लोग स्टील पे चले गए थे, फेरस एंड नॉन फेरस के मेटल पे हम चले गए थे। अब जी देखिए नॉन फेरस, तो ठीक है हम फेरस पहले स्टडी कर रहे हैं ना, फिर नॉन फेरस स्टडी करेंगे। सही है, टॉपिक तो सही चल रहा था, कहाँ चला गया? आप लोग को नहीं याद आ रहा है कौन सा पेज नंबर था? पेज नंबर भूल गया क्या? ये तो चैप्टर फिर एंड हो जाएगा, कहाँ चला गया वो टॉपिक? शायद सेकेंड या थर्ड से पॉइंट थी ना, रुकिए थोड़ा सा वेट करिए, ये टच हो गया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। सर 1.3। 1.3, ओके, हाँ देखिए मिल गया ये, हम डिस्टर्ब हो गए थे कि शायद कहाँ ये चला गया, पेज तो नहीं गायब हो गया। ओके, हम लोग ये पढ़ रहे थे, हम मेटल स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे आपको, तो मेटल स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग सिंपल सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हम शीट मेटल में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आप लोग डेफिनेट इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपकी सिलेबस जल्द ख़त्म नहीं होगा। स्पार्क टेस्ट क्या है? ये भी एक मेटल का टेस्ट है, आयरन टेस्ट है, आयरन या फिर स्टील का टेस्ट है। देख रहे हैं आप लोग ये स्पार्क टेस्ट लिखा हुआ है, हेलो, हाँ हाँ, तो ये स्पार्क टेस्ट, इसमें क्या होता है, ये आयरन या फिर स्टील का जो भी आयरन फेरस मेटल है उनका टेस्ट है। अब इसमें टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है ना वो एक ग्राइंडर होता है। ग्राइंडर आप समझते हैं, लोहे का भी हो सकता है या फिर स्टोन का ग्राइंडर, यहाँ पे लिखा है स्टोन का ग्राइंडर, तो स्टोन के ग्राइंडर पे हम वो मेटल या फिर जो भी फेरस मेटल है उसको हम टच कराते हैं, और टच कराने पे जो स्पार्क होता है ना उसके कलर से, उसके लेंथ से उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। समझ गए आप लोग? सिंपल सा है, एक बार हम आपको और फिर से रिपीट करते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए ये आयरन और स्टील का चेकअप है, मतलब कि टेस्ट है, केवल आयरन और स्टील का टेस्ट है ये। इसमें क्या होता है कि जो आयरन मेटल होता है उस या फिर आयरन का जो भी एलॉय है उसको ग्राइंडर, ये जो ग्राइंडर है ना वो स्टोन का रहता है, वो रिवॉल्विंग रहता है, घूमता रहता है, और यहाँ पे इस मेटल सरफेस को उस पर हम प्लेस्ड करते हैं, उस पर हम टच कराते हैं। और टच कराने से आपको पता है कि दो मेटल या फिर स्टोन से स्टोन, एक ये भी हार्ड है और वो भी हार्ड है, जब हार्ड चीज़ें एक दूसरे से रगड़ खाएंगी तो क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। अब जब ये स्पार्क जनरेट होगा तो उसकी स्पार्क, आपको पता है स्पार्क जो भी फ्लेम हो उसका जो बनेगा उसके कलर होंगे कुछ, हाँ, तो उस कलर पे और उसके लेंथ पे कि स्पार्क कितना, उसकी लेंथ कितनी है, उस पे ये उस मेटल की प्रॉपर्टीज डिफाइन करी जाती है। समझ आया आपको?
इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, ये छोटी सी लाइन है, आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है सीधी सी कि इच फेरस मेटल हैज़ ऑन पेक्यूलर स्पार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। द स्पार्क स्ट्रीम वैरी फ्रॉम अ फ्यू टिनी शाफ्ट टू सोवर ऑफ स्पार्क सेवरल फीट इन लेंथ। मतलब बता रहा है कि जो इसका जो स्ट्रीम है, जो स्पार्क जो जनरेट हो रहा है, उसका जो फ्लो है ना, वो छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है। इस बेस पे डिफाइन किया जाता है मेटल की प्रॉपर्टीज़ को। ये बस एक टेस्टिंग है, बात की बहुत सारी टेस्टिंग है मेटल सरफेस के लिए या फिर आयरन एलॉय के लिए, जो कि हम आपको बताएंगे। बस यही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस स्पार्क टेस्टिंग थोड़ा दे दिया है तो हमने आपको बता दिया। देखिए नॉन फेरस मेटल के लिए ये सही नहीं है, ये फेरस मेटल के लिए सही है, इसलिए ब्रैकेट में बताया कि नॉन फेरस मेटल ज़्यादा करेक्ट, इससे हम उसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं डिफाइन कर सकते या फिर पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा नॉन फेरस है। ओके। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे लिखा ना, सेकंड जो पैरा है, आइडेंटिफिकेशन बाय स्पार्क टेस्टिंग इज ऑफन इन एग्जैक्ट अनलेस परफॉर्म बाय एन एक्सपीरियंस पर्सन। कह रहा है अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन इसको नहीं करता है ना, तो इसके बारे में कोई एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चलेगी कि ये कौन सा मेटल है या फिर नहीं है, कौन सा फेरस एलॉय है। तो ये टेस्टिंग उतनी सही नहीं है, उतनी करेक्ट टेस्टिंग नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। देखिए कहा इसमें रॉट आयरन जो होता है उसके एग्जांपल यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे जो रॉट आयरन है ना, वो लॉन्ग सॉफ्ट दैट आर स्ट्रॉ कलर उसका आता है एज दे लीव द स्टोन एंड वाइट एट द एंड। जैसे वो स्टोन को या फिर वो जो ग्राइंडर उससे हम हटाते हैं और वाइट कलर का होता है वहाँ पे। और ये कास्ट आयरन का स्पार्क बता रहा है कि रेड कलर का होता है। अगर कास्ट आयरन वहाँ पे हम टच कराते हैं तो उसका जो स्पार्क का कलर होता है वो रेड होता है। ये उतना परफेक्ट नहीं है स्पार्क टेस्ट एक तरह से, आप बस इतना समझ लीजिए। जो मेन टॉपिक है आपका वो यहाँ शुरू होता है, टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ एलॉयड स्टील। तो हमने आपको बताया था कि स्टील कैसे बनता है, बताइएगा। आयरन प्लस कार्बन और हाँ ऐड किया जाता है। और अब जो एलॉय स्टील है वो कैसे बनेगा? एलॉय स्टील, एलॉयड स्टील कैसे बनेगा? हाँ हाँ, जिसका एलॉय बनाना, जैसे हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए उस तरह से हम मेटल को इसमें मिक्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम केवल स्टील के बारे में पढ़ेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ स्टील, और लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील मतलब कार्बन के बेस पे हम पढ़ेंगे, और मीडियम कार्बन स्टील। तो इसमें बताया देखिए स्टील कंटेनिंग कार्बन इन परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 0.3% इज क्लास्ड एज लो कार्बन स्टील। इसमें इसने ये बताया, ये आपके मॉडल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है कि और बताइए कार्बन स्टील, विच इज़ कार्बन स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 0.1 से 0.3 तक। हाँ, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, और इसका जो एसआई नंबर है, रुकिए हम वहाँ पे पेन यूज़ करते हैं, देखिए ये, और जो इसका एसआई नंबर है, एसआई नंबरिंग सिस्टम, हमने आपको ऐसे ही बताया कि वो एसआई नंबर में 4 डिजिट होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करता है कि टाइप ऑफ स्टील कौन सा है, सेकेंड लेटर ये आइडेंटिफाई करेगा जो टाइप ऑफ स्टील में मेजर एलॉय एलिमेंट था उसके परसेंटेज कितना है, और लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो बताते हैं कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना है इन 100th। मतलब कि जो, अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो रेंज इसका दे रहा है 1010 और 2 से 1030 दे रहा है ना, तो आप सोचेंगे कि सर 10 मतलब तो 10 हो गया, मतलब पीछे से लास्ट 2 डिजिट देखिए उसमें बताया कि लास्ट 2 डिजिट क्या डिफाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आप कहेंगे कि सर ये तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये तो 10% हो गया है ना। हेलो,
मैक्सिमम जो मैक्सिमम 2.1% अलाउड। देखिए नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। लो कार्बन स्टील का रेंज क्या है? 0.1 से 0.3। ओके। यस सर। हाँ, तो इसका डेफिनेशन ये है कि जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं उनको हम 100 से डिवाइड करते हैं और फिर परसेंटेज देखते हैं। ओके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट 10 है, एक में है 30 है। रेंज जो है, तो 10 में डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। हाँ और 10 में डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। यस सर। तो रेंज बन गया ना 0.1 टू 0.3। यस सर। हाँ, तो यही तो रेंज है लो कार्बन स्टील का, इसलिए इसका ऐसे ही नंबर इस तरह से बना है। 1010 से 1010 से कहाँ तक? 1030 तक इसका रेंज है ऐसे ही नंबर का। अब देखिए जो मीडियम कार्बन स्टील है उसका रेंज क्या है? उसमें कार्बन परसेंटेज 0.3 से 0.5 है, इसलिए इसका ऐसे ही नंबरिंग सिस्टम शुरू हुआ। यहाँ पे बता रहा है 1035 स्टील, ये ऐसे ही नंबर है। ओके। लाइट फॉर्ज मेटल फ्रॉम, तो इसका ऐसे ही नंबर है। आप ये याद रखेंगे कितना मीडियम कार्बन स्टील में और लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। फिर देखिए लास्ट वाले में यहाँ आएंगे आप, यहाँ देखिए ये हाई कार्बन स्टील है, तो हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज कार्बन की 0.5 टू 0.5 टू 1.05, ये हाई कार्बन स्टील है। आप लोग देख रहे हैं? तो ये होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 टॉपिक थी, स्टील कंटेनिंग लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। हमें लगता है आज के लिए ये इतना काफ़ी है। इट्स इनफ। हाँ, हम रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट नहीं करेंगे। आप जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार आपको बता देंगे। ओके। हाँ, आप और जो भी डाउट है आप लोग पूछ लिया करिए। ओके, फिर थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर। वेलकम वेलकम।